सभी को पुनः आज के वीडियो एन कुमार क्लासेज में स्वागत है। साथ ही सभी को जो इस चैनल को देख रहे हैं मेरे तरफ से सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आज हम लोग सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उस स्थल से प्राप्त साक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साक्ष्य तो उत्खनन के क्रम में, स्थलों के उत्खनन के क्रम में बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन कौन सा साक्ष्य महत्वपूर्ण है जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उसे पूछा जाता है, हम लोग उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप भली भांति अवगत हो लें, आश्वस्त हो जाएं कि वैसे ही साक्ष्य प्रारंभिक परीक्षा में वैसे ही साक्ष्य पूछा जाता है स्थलों के बारे में कि कौन सा स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो इतिहास के निर्माण में या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में जैसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक रीति रिवाज, कला, तकनीकी प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, व्यापार वाणिज्य आदि जो महत्वपूर्ण रखता हो उस समय का, और वर्तमान में वह साक्ष्य प्रासंगिक हो। आज भी वह साक्ष्य लोगों के जीवन में, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, लोगों के आर्थिक गतिविधि में, लोगों के सामाजिक गतिविधि में प्रासंगिक हो, उसी साक्ष्य को प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लोग अब इस क्लास के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ और कौन महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि तत्व में अगर हम लोग आते हैं तत्व में, तो उत्खनन वर्ष, तत्व में उत्खनन वर्ष है, नदी की स्थिति है, उत्खननकर्ता और प्राप्त साक्ष्य। इधर स्थल है हड़प्पा, पहले हुआ तब कालक्रम में है, बढ़ते कालक्रम में मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में, चंदहुंदड़ो 1925 ईस्वी में, कालीबंगन 1951 ईस्वी में। आज़ादी के बाद ही पहला स्थल है कालीबंगन जो उत्खनन हुआ था। अब नदी की स्थिति देखते हैं तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चंदहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान में ये पाकिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित है। कालीबंगन घगर नदी के किनारे है। अगर उत्खननकर्ता में हम देखते हैं तो डायरेक्ट में आमतौर पे पीटी परीक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप तैयारी करते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी। लेकिन बहुत से एग्जाम में आप देखे होंगे कि चाहे वो जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी राज्य स्तरीय एग्जाम हो या दरोगा, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि एक ऑप्शन डी देता है इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को चयन करने के लिए आपको विस्तृत जानकारी रखना अनिवार्य होगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीपीएससी में वर्तमान में जो 2 साल से जो पैटर्न चेंज हुआ है, पिछले 2-3 साल से, कि ई ऑप्शन का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। ई ऑप्शन में इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। ये ई का आप चयन तब करेंगे जब आपको विस्तृत जानकारी होगा। तो जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि उत्खननकर्ता में हड़प्पा का 3 उत्खननकर्ता, दयाराम साहनी के द्वारा भी खोज किया गया, माघो स्वरूप बस के द्वारा भी खोज किया गया, और एक विदेशी इतिहासकार है या विदेशी पुरातत्ववेत्ता है, उसका नाम है व्हीलर, इसके द्वारा भी खोज किया गया। तो जब तक आप तीनों को नहीं जानकारी रखेंगे तब तक आप, अगर आप धारणा आधारित क्वेश्चन या पूछेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। दूसरा मोहनजोदड़ो में आइए। मोहनजोदड़ो का खोज देखिए राखल दास बनर्जी ने किया है, अगर आप मुख्य रूप से कहें। उसके बाद मैके है, उसके बाद व्हीलर, यहाँ भी व्हीलर है, यहाँ भी व्हीलर है। चंदहुंदड़ो को देखिए तो मैके, यहाँ भी मैके है, यहाँ भी मैके है। और उसके बाद दूसरा खोज करता है NG मजुमदार। अगर कालीबंगन को हम लोग देखते हैं तो अमलन घोष, BP लाल और BK थापर, ये तीनों मिलके कालीबंगन को चरण बाय चरण कालक्रम में खोज किया है। अमलन घोष, BP लाल और BK थापर। अब हम देखते हैं कि इसमें प्राप्त साक्ष्य क्या है, महत्वपूर्ण साक्ष्य। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, अन्नागार, अगर पूछेगा प्रारंभिक परीक्षा में कि अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप हड़प्पा मारेंगे, अन्नागार के साक्ष्य में हड़प्पा मारेंगे। लेकिन पूछेगा कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो। अन्नागार जो हड़प्पा में था वो उससे कहीं बड़ा मोहनजोदड़ो में अन्नागार था। अगर पूछ देगा कि बीपीएससी का पैटर्न है आज हाल के दिनों में ई वाला,
तो ए में दे देगा अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ए में दे देगा हड़प्पा, बी में दे देगा मोहनजोदड़ो। तो आप तो आमतौर पे सभी विद्यार्थी हड़प्पा को मारते हैं, लेकिन आपको ये जान लेना होगा, जानकारी प्राप्त कर लेना होगा, अपने स्मरण में रखना होगा कि अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी, दोनों से प्राप्त हुआ। अगर आप जनरल कंपटीशन में आते हैं जिसमें ई ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ डी, तो डी में ABCD, तो डी में अगर रहेगा कि इनमें से ए या बी, सी या डी, कमीशन UPSC जो का जो पैटर्न है पूछने का, उस पैटर्न पे आपको दोनों याद रखना होगा। कभी कभी जनरल कंपटीशन में अगर देखें पूछ देगा कि विशाल अन्ना, हड़प्पा सभ्यता में के अंतर्गत विशाल अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप हड़प्पा मारेंगे तो गलत हो जाएगा। विशाल अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब देखिए समाधि जो कब्रिस्तान है R37 उसको कहा जाता है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, लेकिन मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। तो आमतौर पे अगर आपको याद है कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, तो कब्रिस्तान का साक्ष्य पूछेगा तो आप मार दीजिएगा हड़प्पा। गलती होगा क्योंकि आप ये अनुमान लगा लेंगे कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, इसका मतलब है कि कब्रिस्तान का साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुआ, तो आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखें कि समाधि R37 जो कब्रिस्तान था वो साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ, और मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब आगे आइए कि हड़प्पा में गेहूँ और जौ, अनाज में गेहूं और जौ का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। साथ ही दो टीलों का साक्ष्य, एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। पूर्वी टीला को नगर कहा जाता था, पश्चिमी टीला को ये दुर्ग कहा जाता था। तो पूर्वी दुर्ग में लोग शासक वर्ग के लोग रहते थे, और ये नगर टीला में के अंतर्गत जो है व्यापारिक वाणिक वर्ग के लोग रहते थे। तो इस प्रकार का साक्ष्य जो मिला है, दो टीलों का साक्ष्य, वो हड़प्पा से मिला है। अब यहाँ पर देखिए स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सर्वाधिक मूरे तो हर स्थलों से मिला, लेकिन सबसे अधिक मूरे आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे अधिक कांस की मूर्ति नर्तकी का कई स्थानों से मिला है, लेकिन सबसे अधिक और सबसे बड़ा, अगर कांस की नर्तकी का मूर्ति पूछेगा आपसे कि सबसे अधिक कांस की नर्तकी या सबसे बड़ा कांस की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो आप मारेंगे मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी, जिसे वर्तमान में योगी कहा जाता है या पुरोहित कह सकते हैं, या वर्तमान में ब्राह्मण भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय समाज में पुरोहित ये वर्ण व्यवस्था की अवधारणा नहीं था, इसलिए इसे पुरोहित कहा गया है या योगी कहा गया है। विद्वानों ने इसे पुरोहित या योगी के रूप में अनुमान लगाया है कि धार्मिक अवधारणा थी, धर्म का प्रचलन था, तो स्वाभाविक कोई ना कोई पुरोहित रहा होगा जिसके देखरेख में धार्मिक क्रियाकलाप लोगों के बीच में होता होगा। तो पुरोहित का यानी पुजारी यानी योगी का मूर्ति का साक्ष्य जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ को वर्तमान में शिव के रूप में परिभाषित किया गया है विद्वानों को द्वारा, कि शिव का भी अवधारणा था, शिव की पूजा होती थी, उसे पशुपतिनाथ कहा गया है। तो उसकी मोहरे, वो मोहरे पे है, अंकित है। इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी बात है कि पशुपतिनाथ का जो मूर्ति मिला है, मोहर पे अंकित चित्र मिला, उसमें 4 पशु का चित्रण किया गया। वो 4 पशु याद रखना है कि 4 पशु कौन था। हाथी है, गेंडा है, चीता या बाघ रहेगा ऑप्शन में, और भैंसा। जबकि बैल का प्रचलन था, बैल था, कुबर वाला सांड था, लेकिन उस मोहर पे कुबर वाला सांड का चित्र अंकित नहीं है। ये स्मरण में रखने वाली योग बातें हैं कि आप उसे ऐसा ना कि आप गेंडा ये कुबर वाला सांड अधिक मात्रा में मिला है तो कुबर वाला सांड का चित्र होगा मोहर पे, लेकिन ये दिमाग से हटा दें, कुबर वाला सांड का चित्र नहीं है, बल्कि उसके स्थान पे भैंसा है, साथ में चीता यानी बाघ, गैंडा और हाथी। अद्भुत जल निकासी प्रणाली कि घर का नाली से गली के नाली से बड़े नाली में जो जुड़ा हुआ था जल का निकासी, वो अद्भुत जल निकासी का साक्ष्य जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अद्भुत जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं चंद्रोंदरो में प्राप्त साक्ष्य क्या है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चंद्रोंदरो से। लिपस्टिक
आज भी प्रासंगिक है। महिलाओं के द्वारा श्रृंगार प्रसाधन में लिपस्टिक लगाया जाता है, इसलिए हमेशा आप देखते होंगे कि कई एग्जाम में ये साच पूछा, लिपस्टिक का साच कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चंदुंदरों से। इसलिए पूछा जाता है कि ये आज भी श्रृंगार प्रसाधन के रूप में प्रासंगिक है। कालीबंगन किला का घेराबंदी का साच प्राप्त हुआ है। यहाँ 2 टीलों का है और यहाँ किला का घेराबंदी। हड़प्पा में 2 टीलों का साच है और कालीबंगन में किला का घेराबंदी का साच प्राप्त। जुता हुआ खेत, आज भी कृषि कार्य में किसानों के द्वारा खेत को जुताई की जाती है। अब तो ट्रैक्टर की अवधारणा आ गया। इसके पूर्व अगर हम जाते हैं पीछे तो बैल से हल की जुताई, लकड़ी का हल होता था, फाल लोहा का होता था। वो अगर हम उसके पूर्व जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता काल में, तो चूँकि लोहे की खोज 700 BC काल में हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में, उसके पूर्व मनुष्य के द्वारा लकड़ी का हल भी और लकड़ी का फाल भी प्रयोग किया जाता था। तो जुता हुआ खेत का साच हमें कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड, यानी वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ करते थे, तो स्वाभाविक है कि अग्निकुंड बनाते होंगे अपने कर्मकांड के अंतर्गत, अग्नि कर्मकांड के अंतर्गत। लेकिन आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि अग्निकुंड या अग्नि वेदिका का साच प्राप्त हुआ है तो यज्ञ होता हुआ, नहीं, यज्ञ की अवधारणा नहीं थी, बल्कि एक समान धार्मिक क्रियाकलाप था जिसके अंतर्गत लोग अग्नि का पूजा करता था। तो अग्निकुंड यानी अग्नि वेदिका का साच कालीबंगा से मिला। घोड़े की अस्थि, स्वाभाविक है घोड़ा था तो घोड़े की अस्थि का साच हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियाँ को ये मतलब आपने अनुमान लगा लेंगे कि सती प्रथा का अवधारणा थी। सती प्रथा के अवधारणा का आंशिक साक्ष हमें गुप्त काल से मिलता है। युग समाधियाँ मतलब अगर दो घरों में, 2 परिवारों में, समाज में अगर 2 व्यक्ति एक दिन ये कालक्रम में अगर मर गया तो उसको एक जगह दफनाया जाता था, एक साथ दफनाया जाता। इसका उद्देश्य था एक साथ दफनाने का कि जमीन का बचत हो, भूमि की बचत हो, ताकि वो बचे हुए भूमि का या क्षेत्र का उपयोग वो कृषि कार्य में, उद्योग धंधा में, व्यापार में या आवास बनाने में कर सके। इसका उद्देश्य ये था युग्म समाधियाँ का। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी था, लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा, कि ये एक पूर्व जन्म की परंपरा के अनुसार लोग युग समाधियाँ करते थे। तो कालीबंगन से आप देख लिए कि किला का घेराबंदी का साच, जुता हुआ खेत का साच, अग्नि वेदिका का साच, घोड़े की अस्थि का साच और युग्म समाधियाँ का साच। यह आपको महत्वपूर्ण रूप से 4 स्थल को बताया गया। फिर पार्ट 2 के रूप में आपको जो 4 स्थल प्रमुख हैं जहाँ से पूछे जाते हैं उसे बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब करेंगे। अगर आगे देखने के लिए आप पार्ट 2 में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।